गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम कोशिश करते हैं ब्लूम के वर्गीकरण को समझने की। जैसा आप सबको पता है, ब्लूम्स के वर्गीकरण को हम अंग्रेजी में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ब्लूम एक बहुत महान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने लर्निंग यानी सीखने के क्रम में अनेक उद्देश्य बताए और उन उद्देश्य को हम आज भी सीखने के क्रम में और सीखने के प्रयोग में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं ब्लूम के वर्गीकरण को समझने का। ब्लूम ने सीखने के 3 अलग अलग पक्ष बताए थे। ये कह सकते हैं कि लर्निंग के 3 अलग अलग पक्ष थे: कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। या अगर हिंदी में हम इसका वर्णन करें तो कॉग्निटिव को उन्होंने कहा संज्ञानात्मक, अफेक्टिव को कहा उन्होंने भावात्मक और साइकोमोटर को उन्होंने कहा गत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। अब ये तीनों पक्ष है क्या? संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव पक्ष या कॉग्निटिव एस्पेक्ट का संबंध सीधे मस्तिष्क या दिमाग से था। यानी जो भी हम सीखते हैं हम अपने दिमाग का प्रयोग करके सीखते हैं। हम अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं और हर चीज को सीखने का प्रयास करते हैं। यानी पूरा हमारा फोकस हमारे दिमाग पर केंद्रित होता है या दिमाग के माध्यम से हम सीखते हैं। अगले तौर पर उन्होंने बताया, अगले पक्ष के रूप में उन्होंने बताया भावात्मक, यानी कुछ चीज को हम अपने हृदय से सीखते हैं, दिल से सीखते हैं, या कह सकते हैं दिल लगाकर सीखते हैं, जिसे संवेगात्मक पक्ष भी कहा उन्होंने। और तीसरा होता है जब हम सीखते हैं खुद कर, इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, जिसको उन्होंने नाम दिया गत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। अब इन तीनों पक्ष को उन्होंने ये एक वर्गीकरण के माध्यम से इन तीनों पक्ष को समझाया और खासकर उनका जो मुख्य केंद्र था वो था संज्ञानात्मक पक्ष। तो आइए एक एक करके हम तीनों पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञानात्मक पक्ष या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या कह सकते हैं कॉग्निटिव फेज या कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। इस पक्ष को समझने के लिए सबसे पहले ब्लूम ने एक सोपान क्रम दिया, एक हायरार्की दी, और हायरार्की में उन्होंने बताया कि हम अपने दिमाग का प्रयोग कैसे करते हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने दिमाग का प्रयोग सबसे पहले कम करते हैं और धीरे धीरे हम अपने दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो कम कब करते हैं और ज़्यादा कब करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक पिरामिड दिया या एक सोपान क्रम बनाया। इस सोपान क्रम को हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आया आपका नॉलेज, फिर आया कॉम्प्रिहेंशन, फिर आया एप्लीकेशन, फिर आया एनालिसिस, फिर आया सिंथेसिस और फिर आया एवोल्यूशन। 1956 में ब्लूम साहब ने इस पिरामिड को तैयार किया और यह बताने का प्रयास किया कि सबसे पहले हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, और उसमें हमारा दिमाग का प्रयोग काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, अगले हम पड़ाव की तरफ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, समझ वाला स्टेप, तो समझने में हमें दिमाग की बत्ती ज़्यादा जलानी पड़ती है, यानी हमें दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर और बढ़ते हैं आगे एप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं अनुप्रयोग। तो जब हम किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, तो वहाँ पर हमें दिमाग का और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी दिमाग की बत्ती और ज़्यादा जलानी पड़ती है। उसी ढंग से और आगे बढ़ेंगे तो एनालिसिस, विश्लेषण, आगे सिंथेसिस यानी संश्लेषण, और सबसे ऊपर आता है आपका एवोल्यूशन, मूल्यांकन, जिसमें दिमाग की सबसे ज़्यादा बत्ती जलानी पड़ती है, यानी दिमाग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं ब्लूम साहब ने एक सोपान क्रम तैयार किया, जिसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि हम एक नीचे स्तर से ऊपरी स्तर तक जाते हैं तो दिमाग का प्रयोग कैसे कैसे हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देख चुके हैं, सबसे पहले जो पक्ष है नॉलेज को हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझबूझ, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, उसके बाद आता है आपका विश्लेषण, और उसके बाद आता है आपका संश्लेषण, और अंतिम पड़ाव जो है वह है मूल्यांकन का, एवोल्यूशन का। तो ये सोपान क्रम है। सीधी सी बात है, इस सोपान क्रम में हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे हम ज्ञान से जब मूल्यांकन की तरफ बढ़ते हैं तो हम दिमाग का प्रयोग अधिक से अधिक करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले
दिमाग की बत्ती सबसे कम जलेगी ज्ञान अर्जित करने में, यानी हम अपने आसपास की दुनिया से ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो आइए इसे समझने का और प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक छोटे बच्चे को हम लेटर से याद करवाते हैं। जैसे सबसे पहले उसे ए, बी, सी जैसे लेटर से अवगत करवाते हैं और तब बच्चा उस चीज को याद कर लेता है। यानी यहां पर वो बच्चा याद करने पर ज्यादा बल देता है। उसी ढंग से उसे 1 2 3 4 याद करवाते हैं और उसे सिर्फ हम याद करवाते हैं। यहाँ पर बच्चा उसे समझने का प्रयास नहीं करता, सिर्फ उसे रट लेता है और यहाँ पर उसके दिमाग की का कम से कम प्रयोग होता है, या कह सकते हैं उसके दिमाग की बत्ती बिल्कुल कम जलती है। उसी रंग से अगर कोई बच्चा को आप कार्टून दिखाते हैं तो कार्टून में वो अलग अलग कैरेक्टर्स को पहचान सकता है। जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम और जेरी को, जो एक बिल्ली और एक चूहा है। उसी रंग से डोरेमोन में एक बिल्ली को, या बेगी बनी में खरगोश को। इस ढंग से वो कैरेक्टर्स को, कार्टून में दिखाए गए कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर उसे सिर्फ दिखाकर उसे याद करवाया जाता है और सिर्फ वो जानकारी इकट्ठा करता है जो उसके आसपास है। यानी मुख्य तौर पर हम अभी के क्रम में यह कह सकते हैं कि हम उसे तोते की तरह चीज़ों को रटवाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि सबसे पहले बच्चे को हम नॉलेज दें, ज्ञान दें और ज्ञान को विशेष तौर पर रटवाएं। यानी यहाँ पर बच्चा रट्टू तोता बन जाता है और ABCD रटता है या 1 2 3 रटता है बिना उसको समझे हुए, और यहाँ पर उसके दिमाग का कम से कम प्रयोग होता है। फिर आगे थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में ये अपेक्षा की जाती है बच्चे से कि बच्चे को जो रटवाया गया वो उसे अच्छे ढंग से समझा, या बच्चे को जो दिखाया गया या समझाने का प्रयास किया गया वो सचमुच वो समझा या नहीं समझा। तो यहाँ पर बच्चों को अपने दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। यानी हम देख सकते हैं कि ज्ञान से जब हम बढ़ते हैं समझ बूझ की तरफ, यानी नॉलेज से जब हम कॉम्प्रहेंशन की तरफ बढ़ते हैं तो दिमाग का प्रयोग थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ बच्ची ये हाथ के द्वारा इशारा कर रही है कि वह चीज़ों को समझ गई, अब वो बताने में सक्षम है जो उससे पूछा गया। अगला पड़ाव जब हम अनुप्रयोग करते हैं, यानी जब जो चीज़ हम अपने जीवन में सीखते हैं उसको वास्तविक तौर पर हम प्रयोग में लाते हैं, उसे अनुप्रयोग कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। इसमें सचमुच आपको दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है पहले दो पड़ाव के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर आप सचमुच चीज़ों को अपने अनुसार कर रहे होते हैं, यानी अपने तरीके से कर रहे होते हैं और अपना दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करके कर रहे होते हैं। यानी हम ज्ञान से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कॉम्प्रहेंशन यानी समझ, और थोड़ा जब ज्ञान से हम जब समझ से भी आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा अनुप्रयोग, यानी हम दिमाग का बत्ती थोड़ा और जला लें, हम दिमाग का थोड़ा और प्रयोग करेंगे। तो अनुप्रयोग के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ब्लूम ने समझाया कि हम दिमाग का कैसे कैसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब अनुप्रयोग में आते हैं तो सीधी सी बात है, अनुप्रयोग में हम उन चीज़ों का वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं जो हमने किताबों में पढ़ा या किताबों में रटा। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है। एक छोटा बच्चा जिसने एग्जाम के लिए फुटबॉल मैच के ऊपर एक ऐसे याद कर लिया था, एक लेख याद किया था फुटबॉल मैच के ऊपर, और उस ऐसे को पूरी तरह वो याद कर लिया था। और वो एग्ज़ाम में चला जाता है और एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो काफ़ी खुश है, ये इस बात से काफ़ी खुश है कि उसे एग्ज़ाम में वही लेख आएगा। लेकिन उस एग्ज़ाम में लेख बदल जाता है और लेख आ जाता है मेरी पहली हवाई यात्रा। बच्चा काफ़ी घबरा जाता है, काफ़ी शोक में आ जाता है, क्योंकि उसने याद तो कर रखा था फुटबॉल मैच और आ गया मेरी पहली हवाई यात्रा। करे तो क्या करे बच्चा। अब बच्चे ने जो अपनी किताब में सीखा, जो अभी तक किताब में रटा, उसका अपने ढंग से अनुप्रयोग किया। उसने अपने ढंग से एक नया लेख लिखा। उस लेख में उसने यह दर्शाया कि जब वो पहली बार हवाई यात्रा कर रहा था तो उस हवाई यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। और इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद जैसे वो प्लेन ज़मीन पर उतरा, उस ज़मीन के आसपास ही एक फुटबॉल मैच चल रहा था, और उसके बाद उस बच्चे ने पूरे फुटबॉल मैच जो उसने रट रखा था, उस फुटबॉल मैच के बारे में पूरी जानकारी उस लेख में भर दिया। तो हमने देखा कि कैसे एक बच्चा
जो फुटबॉल मैच पर याद करके लेख को याद करके आया था, उसने मेरी पहली हवाई यात्रा में कैसे उस फुटबॉल मैच को प्रयोग में लाया। इसे कहते हैं अनुप्रयोग, यानी अपने तरीके से सीखी हुई चीज को अपने तरीके से प्रयोग करना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इस बच्चे ने अपने दिमाग का कितना प्रयोग किया होगा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग किया, यानी दिमाग की बत्ती उसकी और जली। तो पहले दो चरण जिसे ज्ञान बोलते हैं और समझ बोलते हैं, उसके मुकाबले जब हम अनुप्रयोग स्तर पर आते हैं तो दिमाग की बत्ती और जलती है। तो आज के संदर्भ में ये बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो अनुप्रयोग करें और अनुप्रयोग करने में दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अगला स्तर जिसमें और दिमाग की अधिक बत्ती जलेगी वो है विश्लेषण। जब हम अनुप्रयोग से भी ऊपरी स्तर पर जाते हैं तो वो स्तर है या वो स्टेज है विश्लेषण का, एनालिसिस का। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी बच्चे को दे दिया गया गाय पर निबंध, तो गाय के फिजिकल फीचर्स के बारे में बच्चा लिखेगा कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम गाय का विश्लेषण एक पक्षीय करते थे, यानी गाय के बारे में और विस्तार से हम बताते थे, लेकिन वो विस्तार एक पक्षीय होता था। गाय के सिर्फ फिजिकल फीचर्स के बारे में हम बात करते थे। समय बदला, बच्चों में विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ गई। अब विश्लेषण जब बच्चे करने जाते हैं तो दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जब उन्हें गाय पर निबंध लिखना होता है तो गाय के बहुत सारे पक्षों पर निबंध लिखते हैं। जैसे गाय का सामाजिक महत्व क्या है, गाय का आर्थिक महत्व क्या है, गाय के दूध से कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, उसी ढंग से गाय का धार्मिक महत्व क्या है। तो एक गाय के निबंध जो पहले सिर्फ गाय के फिजिकल फीचर्स तक सीमित था, यानी गाय के 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, वहां तक सीमित था, और आज गाय के अलग अलग पक्षों को बच्चे लिखने में सक्षम होते हैं। ये कहलाता है विश्लेषण। यहाँ पर दिमाग की बत्ती और जलेगी, बच्चा और सोचेगा और गहराई में जाकर सोचेगा और विश्लेषण करेगा। उसी ढंग से एक और उदाहरण ले सकते हैं, 57 की क्रांति। 57 की क्रांति के बारे में कमोबेश सबको पता है कि 57 की क्रांति किसके विरुद्ध की गई थी और क्यों की गई थी। लेकिन जब इसके हम कारण पर आएंगे तो कारण में भी अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग कारण हैं, और उन कारणों का हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझना और गहराई में जाकर चीज़ों को गहराई से समझना। तो हम देख सकते हैं 57 की क्रांति को भी और हम गहराई से समझते हैं, जैसे उसके राजनीतिक पक्ष क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, सैनिक कारण क्या थे, तत्कालिक कारण क्या थे। इस ढंग से हम देख सकते हैं कि 57 की क्रांति को समझने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए हम दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, और यहाँ की दिमाग की बत्ती क्या होगी, काफ़ी अधिक जलेगी। यानी हम देख चुके हैं इस क्रम में ब्लूम ने समझाने का प्रयास किया कि जैसे हम ज्ञान से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हमारे दिमाग की बत्ती और ज़्यादा जलती चली जाती है और हम और दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। अब आता है संश्लेषण। संश्लेषण यानी सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं। विश्लेषण का अर्थ है तोड़ना, जब हम चीज़ों को और गहराई में जाकर तोड़ तोड़ कर समझते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है 2 अलग अलग चीज़ों को जोड़ना और फिर उनमें कुछ कॉमन बातें निकालना, कुछ एक सी बातें निकालना, या कुछ समानताएं या असमानताएं को प्राप्त करना। कोशिश करते हैं एक उदाहरण के द्वारा समझने का। अगर हम बात करते हैं बिरबल की और बात करते हैं तेनालीरामा की, तो तेनालीराम और बिरबल में क्या समानताएं थी? दोनों बहुत बुद्धिमान थे, दोनों बहुत चतुर थे, और अपने राज दरबार में उनका लोहा माना जाता था। एक तो दोनों में अंतर क्या था? एक उत्तर भारत में थे तो दूसरा दक्षिण भारत में थे। तो अगर हम सिंथेसिस की बात करेंगे तो इन दोनों में समानताएं असमानताएं आप या जोड़ों में जोड़ कर देख सकते हैं कि दोनों में एक सा क्या था। एक सा था वो दोनों बुद्धिमान थे, दोनों चतुर थे, दोनों अपने अपने राजा के प्रिय थे। और असमानताएं क्या थी? दोनों अलग अलग क्षेत्र में निवास करते थे, दोनों का समय या काल अलग अलग था। एक अकबर के अधीन थे और दूसरा कृष्णदेव राय के अधीन थे। एक उत्तर भारतीय थे, दूसरे दक्षिण भारतीय थे। इस ढंग से हम विश्लेषण कर सकते हैं या हम संश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण के बाद हम अभी संश्लेषण कर रहे हैं। उसी ढंग से अगर हम मूवीज की बात करें तो 2 मूवी आपने सभी ने देखा होगा, सिंघम और दबंग। अब इन दोनों में खास बातें क्या थी जो कॉमन थी, जो एक सी थी? दोनों बहादुर पुलिस ऑफिसर की कहानी थी। सिंघम में अजय देवगन साहब थे और दबंग में सलमान खान साहब थे। इन दोनों ने
अपनी साहस का परिचय दिया इस मूवीज़ में, चाहे वो सिंघम हो चाहे वो दबंग हो। इन दोनों मूवीज़ में आप देख सकते हैं कि दोनों में एक समान क्या था और दोनों में अंतर क्या था। तो विश्लेषण का मतलब होता है जब हम दो विपरीत चीज़ों को या दो अलग अलग चीज़ों को या उनमें कुछ समान तत्वों को जब हम जोड़ते हैं और जोड़कर हम उसे व्यापक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देख सकते हैं सिंघम में या दबंग में दोनों पिक्चर में या दोनों मूवीज़ में दोनों एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की कहानी थी जो असामाजिक तत्वों से लड़ता है और उनसे घबराता नहीं है बल्कि उन्हें धूल धूल चटा देता है। तो यहाँ पर भी जब हम विश्लेषण करते हैं, दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ते हैं और फिर हम उसके बाद संश्लेषण करते हैं, और जब हम दो अलग चीज़ों में समानताएं या समानताएं ढूंढते हैं तो वहाँ पर दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, दिमाग की बत्ती और ज़्यादा जल जाती है। इस ढंग से हम देख सकते हैं कि जब नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हम दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करते आ रहे हैं। यानी सबसे कम प्रयोग हम करेंगे ज्ञान के स्तर पर, क्योंकि वहाँ रटने वाली बात होगी, उसके ऊपर समझने वाली बात होगी, उसके ऊपर अनुप्रयोग वाली बात होगी, फिर उसके ऊपर आपका विश्लेषण होगा और उसके ऊपर संश्लेषण होगा, और सबसे अंतिम पड़ाव पर जब हम आएंगे तो वो मिलेगा हमारा मूल्यांकन। जब हम मूल्यांकन करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो किस स्तर पर अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा टीचर्स बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस क्लास के अंदर कैसे है, वो अच्छा है या बहुत अच्छा है या आउटस्टैंडिंग है, सर्वोत्तम है या एवरेज है। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं मूल्यांकन करने में सबसे ज़्यादा दिमाग का खर्च होता है। ये सबसे कठिन कार्य होता है जो ब्लूम साहब ने हमें बताया लर्निंग के दौरान। यहाँ पर मूल्यांकन करना दुनिया का सबसे कठिन कार्य माना गया है। आप सोच सकते हैं एक क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे को या किसी दो बच्चे को एक दूसरे बच्चे से बेहतर बताना कितना कठिन कार्य है। सबसे पहले उसके आधार किस आधार पर उसे अच्छा बताएंगे और बच्चे से वो कैसे बेहतर है ये बताने का प्रयास करेंगे, फिर और उसमें क्या क्या आगे बढ़ने की संभावना है ये पता लगाएंगे। ये दुनिया का सबसे कठिनतम कार्य है जिसमें दिमाग का सबसे अधिक बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दिमाग की सबसे अधिक बत्ती जलती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जज, इंडियन आइडल हो या कोई भी दूसरा लाइव शो हो, वहाँ पर इन जजेस को बड़े बड़े पैसे मिलते हैं, इन जज को बहुत सम्मान मिलता है। आखिर ये सम्मान क्यों मिलता है? ये सम्मान सिर्फ इसलिए मिलता है कि वो दुनिया का सर्वोत्तम कार्य करते हैं, दुनिया का सबसे कठिन कार्य करते हैं जिसे हम बोलते हैं मूल्यांकन। आप सोच सकते हैं लाखों कंटेस्टेंट, हजारों कंटेस्टेंट्स आते हैं इंडियन आइडल में अपने गाने को दिखाने, गाने को प्रदर्शित करने, और उनमें से किसी एक टैलेंट को या दो टैलेंट को चुनना कितना कठिनतर कार्य होता है। तो ये दुनिया का सबसे कठिन कार्य है जिसे सबसे ऊपर श्रेणी पर रखा गया ब्लूम के द्वारा। इस तरह हम देख सकते हैं कि जब हम नीचे से यानी ज्ञान से जब हम मूल्यांकन की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम नॉलेज से जब हम बढ़ते हैं एवोल्यूशन की तरफ, तब हम पाते हैं कि हम दिमाग का बत्ती अधिक से अधिक जला रहे हैं। आप सब देख सकते हैं। दोबारा मैं उस चीज़ को दिखाता हूँ कि कैसे हम जब दोबारा हम बढ़ते हैं ज्ञान से मूल्यांकन की तरफ। आप देख सकते हैं ज्ञान है, समझ बूझ है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, फिर मूल्यांकन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट में एवेल्यूएशन। तो हम देख सकते हैं कि हम दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तब हम करते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था की। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ों को रटें, चीज़ों को पहले रटें, रट कर समझें। तो आमतौर पर हम कह सकते हैं हम बच्चों को तोता बनाने पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम बच्चों को रटवाते हैं और ये क्रम क्रमशः चलता रहता है। चलते चलते ये क्रम काफ़ी आगे बढ़ जाता है और बच्चे एक समय के आने के बाद भी तोता ही बने रहते हैं। वो चीज़ों को रटने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो चीज़ों को रटते रहते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि एक बच्चा जो रटने विश्वास करता हो, वो अपने दिमाग का कम से कम प्रयोग खर्च करता है, वो दिमाग का अपने कम से, क्योंकि रटने में हमने देख चुका है कि हमने देख लिए हैं, हमने देखा है कि रटने में दिमाग का सबसे कम प्रयोग होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जो सिर्फ रटने में विश्वास रखता हो वो अपने दिमाग का कितना कम प्रयोग करता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे साइंटिस्ट बन जाए, IITN बन जाए और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में जाएं, बड़े बड़े रिसर्च करें, रोबोटिक साइंटिस्ट बन जाएं। ये कैसे संभव है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ये केंद्रित है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पर और समझबूझ पर। हम छोटे बच्चों को याद करवाते हैं पोएम, पोएम में वहीं 30 साल या 50 साल से वहीं पोएम याद करवा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या जॉनी जॉनी यस पापा।
उसमें हम कुछ नयापन नहीं लाते हैं, नया परिवर्तन नहीं करते हैं। हमारे घर में जब कोई गेस्ट आता है तो हम बोलते हैं बच्चा जो रटा है वो गेस्ट को सुनाओ, और वो ताली बजाते हैं कि बच्चा कितना अच्छा रटा है। ठीक है, यानी शुरू से हमने क्या किया, बच्चे को एक सीमाएं बांध दिया है। शुरू से हमने ज्ञान समझ बूझ तक उसे सीमित रख दिया है। यानी हमने ये मजबूर किया बच्चे को, हमने ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, हमने ऐसा वातावरण क्रिएट किया है जिसमें बच्चे कम से कम दिमाग का प्रयोग करते हैं। स्कूल में भी हम इस प्रकार का सवाल नहीं पूछते हैं जिससे बच्चों को सिंथेसिस करना पड़े, विश्लेषण करना पड़े, या संश्लेषण करना पड़े, या मूल्यांकन करना पड़े। ऐसे सवाल हम बच्चों से कम पूछते हैं जिससे उन्हें दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़े। हमारा ज्ञान आज भी, या हमारा जो पढ़ाई का जो प्रणाली है, वो आज भी ज्ञान और समझबूझ या अधिकतम अनुप्रयोग तक ही केंद्रित है। इसे आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, तभी ब्लूम के टैक्सोनॉमी को हम सार्थक रूप से समझ पाएंगे और सार्थक रूप से अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे। समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। 2001 में भी ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी में कुछ सुधार किया गया और नई चीज़ों को लागू किया गया। जैसे हमने पढ़ चुका है पीछे भी कि सबसे पहला स्तर था याद करना, समझना, और यहाँ भी उन्होंने 2001 में जब इनके टैक्सोनॉमी को, अपने वर्गीकरण को दोबारा बनाया गया, उसमें भी सभी चीज़ें रखी गई। अब इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। यहाँ पर एक नए शब्द को जोड़ दिया गया जिसका अर्थ था क्रिएटिंग, और पुराने शब्दावली में कुछ कुछ सुधार किए गए, और यहाँ पर एक शब्द पुराने वाले पिरामिड से या पुराने वाले हायरार्की से एक शब्द को हटा दिया जिसको हम बोलते थे सिंथेसिस। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले बच्चे याद करेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। लेकिन मूल्यांकन करने के बाद क्या, मूल्यांकन करने के बाद यहाँ पर जो नए सुधरे हुए टैक्सोनॉमी में बात कही गई वो था क्रिएटिंग। यानी बच्चा जब खुद से कुछ नया नहीं बनाएगा तब तक वह दक्ष नहीं माना जाएगा। यहाँ पर क्रिएशन को सबसे उच्च श्रेणी का माना गया। इसलिए ये माना जाता है कि जब तक बच्चा खुद से कोई चीज़ नहीं बनाएगा, खुद से कुछ नया चीज़ क्रिएट नहीं करेगा, उसको दिमाग का प्रयोग अधिक से अधिक नहीं हो पाएगा। यानी क्रिएशन में सबसे दिमाग की अधिक बत्ती जलती है, यानी क्योंकि क्रिएशन में बच्चा खुद से कुछ बनाता है, खुद से कुछ नया बनाता है और समाज का कल्याण करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सुधरे हुए या फिर जो रिफॉर्म्ड ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी था उसमें सबसे ऊपरी स्तर पर क्रिएशन को रखा गया या क्रिएटिंग को रखा गया। इसका अर्थ था कुछ नया बनाना, और इसी नए बनाने के क्रम में बच्चा सबसे अधिक दिमाग का प्रयोग करता है, क्योंकि बच्चा सचमुच कुछ अपना दिमाग का प्रयोग करके, अपने नयापन का प्रयोग करके कुछ नई चीज़ को बनाता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख चुके हैं, आयरन मैन ने एक सूट बनाया था जिसे हम आयरन सूट बोलते हैं, और इस ढंग से उसने क्रिएशन किया था, यानी रचना की थी। इसमें आप सोच सकते हैं दिमाग का कितना ज़्यादा प्रयोग किया गया होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि याद करने से लेकर क्रिएशन तक हम आगे बढ़ते हैं और दिमाग की बत्ती फिर इसी क्रम में आगे जलती जाती है। तो रिमेंबर में दिमाग की बत्ती कम, क्योंकि चीज़ों को हम याद करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, जब चीज़ों को समझते हैं तो दिमाग की बत्ती थोड़ा और ज़्यादा जलेगी, यानी दिमाग का खर्च और करेंगे। अप्लाइंग में दिमाग का खर्च थोड़ा और ज़्यादा करते हैं, एनालिसिस में दिमाग का खर्च थोड़ा और ज़्यादा करेंगे, एवोल्यूशन में दिमाग का खर्च और ज़्यादा करेंगे, यानी दिमाग की बत्ती और जलेगी। और अंतिम पड़ाव जो है क्रिएटिंग या क्रिएशन, यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो दिमाग का अपना अधिकतम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम कुछ नया चीज़ बना रहे होते हैं और इसमें दिमाग का सबसे अधिक खर्च होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्लूम ने सबसे पहला जो उनका कॉग्निटिव एस्पेक्ट था या फिर संज्ञानात्मक पक्ष था, जिसमें हम सिर्फ दिमाग की बातें कर रहे थे, इस दिमाग के प्रयोग या दिमाग का प्रयोग कर सीखने के क्रम में भी उन्होंने अलग अलग स्तर बनाए और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं और कैसे हमारे जीवन में हम अपने दिमाग का प्रयोग कम या ज़्यादा करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। याद करने के लिए कम और मूल्यांकन करने के लिए या किसी चीज़ की रचना करने के लिए हम अपने दिमाग का अधिकतम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह ब्लूम्स ने हमें समझाने का प्रयास किया कि कैसे हम संज्ञानात्मक पक्ष को इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे भावात्मक पक्ष को और गत्यात्मक पक्ष को समझने का। तब तक के लिए धन्यवाद।